पुस्तक का नाम है नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, भूमिगत से नोट लिखे फयोडोर दोस्तोयेवस्की जी ने। भाग एक। मैं एक बीमार आदमी हूँ। मैं एक नफरत करने वाला आदमी हूँ। मैं एक बदसूरत आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा लिवर खराब है। हालांकि मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है। मैं इसके लिए डॉक्टर से सलाह नहीं लेता और कभी नहीं लिया। हालांकि मैं दवा और डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हूँ। इतना कि दवा का सम्मान करता हूँ। वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वासी हूँ नहीं। मैं नफ़रत की वजह से डॉक्टर से सलाह लेने से मना करता हूँ। यह बात शायद आप नहीं समझेंगे। खैर, मैं समझता हूँ। बेशक मैं यह बात नहीं बता सकता कि इस मामले में मैं अपनी नफ़रत से किसे शर्मिंदा कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं डॉक्टरों से सलाह न लेकर उन्हें पैसे नहीं दे सकता। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि इसे सबसे मैं सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचा रहा हूँ और किसी को नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं डॉक्टर से सलाह नहीं लेता तो यह नफ़रत की वजह से मेरा लिवर ख़राब है। ठीक है, रहने दो। और ज़्यादा बुरा, मैं बहुत समय से ऐसा ही कर रहा हूँ, लगभग 20 साल से। अब मैं 40 साल का हूँ। मैं पहले सरकारी नौकरी में था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं एक बदतमीज़ अफ़सर था। मैं बदतमीज़ था और मुझे ऐसा करने में मज़ा आता था। मैं रिश्वत नहीं लेता था, लेकिन आप देखिए, इसलिए मुझे उसमें कुछ न कुछ सज़ा ज़रूर मिलनी थी। कम से कम एक बेकार मजाक, लेकिन मैं इसे मिटाऊंगा नहीं। मैंने इसे यह सोचकर लिखा कि यह बहुत मज़ेदार लगेगा, लेकिन अब जब मैंने खुद देखा है कि मैं सिर्फ एक घटिया तौर तरीके से दिखावा करना चाहता था, तो मैं जानबूझकर मिटाऊंगा नहीं। जब पिटिशनर उस टेबल पर जानकारी के लिए आते थे जिस पर मैं बैठता था, तो मैं उन पर दांत पीसता था, और जब मैं किसी को दुखी करने में कामयाब हो जाता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं लगभग कामयाब भी हो गया था। ज़्यादातर वे सब डरपोक लोग थे। बेशक वे पिटिशनर थे, लेकिन उन घमंडी लोगों में एक अफसर था जिसे मैं खास तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बस विनम्र नहीं होता था और अपनी तलवार की घिनौने तरीके से खनखनाता था। उस तलवार को लेकर मेरी उससे 18 महीने तक दुश्मनी रही। आखिरकार मैं उससे जीत गया। उसने तलवार खनखनाना छोड़ दिया। हालांकि यह मेरी जवानी में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं सज्जनों, मेरी नफरत की सबसे बड़ी बात क्या थी? क्यों पूरी बात असली चुभन इस बात की थी कि लगातार सबसे तेज गुस्से के पल में भी मुझे अंदर से शर्म आती थी कि मैं न केवल नफरत करने वाला नहीं था, बल्कि कड़वा भी नहीं था। कि मैं बस यूं ही चिड़ियों को डरा रहा था और इससे अपना मनोरंजन कर रहा था। मेरे मुंह से झाग निकल सकता था है, लेकिन मुझे खेलने के लिए एक गुड़िया ला दो। मुझे चीनी वाले एक कप चाय दे दो और शायद मैं खुश हो जाऊं। शायद मैं सच में खुश भी हो जाऊं। हालांकि शायद मुझे बाद में खुद पर दांत पीसने पड़े और महीनों तक शर्म से रातों को जागते रहना पड़ा। यही मेरा तरीका था। मैं झूठ बोल रहा था जब मैंने अभी कहा कि मैं एक नफरत करने वाला अफसर हूँ। मैं नफरत की वजह से झूठ बोल रहा था। मैं बस अर्जी देने वालों और अफसर के साथ अपना मजाक उड़ा रहा था, और असल में मैं कभी नफरत करने वाला नहीं बन सकता। मैं हर पल अपने अंदर कई सारी चीज़ों के बारे में जानता था जो बिल्कुल उसके उलट थी। मैंने उन्हें अपने अंदर पूरी तरह से जमा हुआ महसूस किया। वे उल्टी चीज़ें, मुझे पता था कि वे ज़िंदगी भर मेरे अंदर समा जा रहे थे और मुझे कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। जानबूझकर उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे तब तक परेशान किया जब तक मुझे शर्म नहीं आ गई। उन्होंने मुझे ऐंठने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार मुझे बीमार कर दिया। उन्होंने मुझे कितना बीमार कर दिया है अब। क्या आपको नहीं लग रहा जेंटलमैन कि मैं अब किसी बात पर अफसोस जता रहा हूँ, कि मैं आपसे किसी बात के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ? मुझे यकीन है कि आपको लग रहा होगा कि हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा हो, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि मैं नफ़रत करने वाला नहीं बन सकता था। मुझे कुछ बनना भी नहीं आता था। न नफ़रत करने वाला, न दयालु, न बदमाश, न ईमानदार, न हीरो, न कीड़ा। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने कोने में जी रहा हूँ, नफ़रत और बेकार तसल्ली से खुद को चिढ़ा रहा हूँ कि एक समझदार आदमी सच में कुछ नहीं बन सकता और सिर्फ बेवकूफ़ ही
कुछ बन सकता है। हाँ, 19वीं सदी में एक आदमी को नैतिक रूप से सबसे पहले एक कैरेक्टरलेस प्राणी होना चाहिए। एक कैरेक्टर वाला प्राणी, एक एक्टिव आदमी सबसे पहले एक लिमिटेड प्राणी होता है। यह मेरा 40 साल का यकीन है। मैं अब 40 साल का हूँ और आप जानते हैं कि 40 साल पूरी ज़िंदगी होती है। आप जानते हैं कि यह बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है। 40 साल से ज़्यादा जीना बुरा बर्ताव है, अश्लील है, अनैतिक है। 40 साल से ज़्यादा कौन जीता है? इसका जवाब मैं आपको ईमानदारी से और सच्चाई से बताऊंगा कि कौन ऐसा करता है। बेवकूफ़ और बेकार लोग। मैं सभी बूढ़े लोगों से कहता हूं कि उनके इन सभी आदरणीय बूढ़े लोगों, इन सभी चांदी के बालों वाले और आदरणीय बुजुर्गों के चेहरे पर मैं पूरी दुनिया के चेहरे पर यह बताता हूं। मुझे ऐसा कहने का हक है क्योंकि मैं खुद 60 साल तक जीऊँगा, 70 साल तक, 80 साल तक। रोको, मुझे सांस लेने दो। बेशक आप बेशक सोचते होंगे जेंटलमैन कि मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। आप इस मामले में भी गलत हैं। मैं उतना खुशमिजाज इंसान बिल्कुल नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं या जैसा आप सोच सकते हैं। लेकिन इस सब बकवास से चिढ़कर, और मुझे लगता है कि आप चिढ़े हुए हैं, आप मुझसे पूछना पूछना सही समझते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मेरा जवाब है, मैं एक कोलेजिएट कॉलेजिएट असेसर हूँ। मैं सर्विस में इसलिए था ताकि मुझे कुछ खाने को मिल सके, और सिर्फ इसी वजह से। और जब पिछले साल एक दूर का रिश्तेदार चला गया, मुझे उसकी वसीयत में 6,000 रूबल मिले। मैं तुरंत नौकरी से रिटायर हो गया और अपने कोने में रहने लगा। मैं पहले इसी कोने में रहता था, लेकिन अब मैं यहीं रहने लगा हूँ। मेरा कमरा शहर के बाहर एक बहुत ही खराब डरावना कमरा। मेरी नौकरानी एक बूढ़ी देहाती औरत है। बेवकूफ़ी की वजह से उसका स्वभाव खराब है, और इसके अलावा उसके आसपास हमेशा एक गंदी बदबू रहती है। मुझे बताया गया कि पीटर्सबर्ग का मौसम मेरे लिए खराब है। मेरे कम पैसों में पीटर्सबर्ग में रहना बहुत महंगा है। मैं यह सब इन समझदार और अनुभवी सलाहकारों और मॉनिटरों से बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैं पीटर्सबर्ग में ही रहूँगा। मैं पीटर्सबर्ग से दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा आदमी किस बारे में सबसे ज़्यादा खुशी से बात कर सकता है? उत्तर, खुद का। खैर, मैं तो अपने बारे में बात करूँगा। द्वितीय द्वितीय सज्जनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप सुनना चाहें या नहीं, कि मैं एक कीड़ा भी क्यों नहीं बन सका। मैं आपको सच बताता हूँ कि मैंने कई बार कीड़ा बनने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके भी काबिल नहीं था। मैं कसम खाता हूँ सज्जनों कि बहुत ज़्यादा होश में रहना एक बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी। इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए आम इंसान होश होना ही काफ़ी होता है। यानी हमारे पढ़े लिखे इंसान के हिस्से में जितनी होश आती है, उसका आधा चौथाई हिस्सा। 19वीं सदी 19वीं सदी दुखी है, खासकर वह है जिसकी किस्मत खराब हो और जिसे पीटर्सबर्ग में रहने का मौका मिले, जो पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा थ्योरी वाला और थ्योरी थ्योरी वाला और जानबूझकर बनाया गया शहर है। जानबूझकर बनाए गए और अनजाने में बनाए गए शहर होते हैं। उदाहरण के लिए, यह काफ़ी होता है कि तथाकथित सीधे साधे लोग और काम करने वाले लोग जिस जितना चेतना से जीते हैं वह हो। लेकिन मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब दिखावे के लिए लिख रहा हूँ, काम करने वालों की कीमत पर मजाक करने के लिए, और इससे भी ज़्यादा मैं अपने ऑफिसर्स की तरह तलवारें खनका रहा हूँ। लेकिन सज्जनों, कौन अपनी बीमारियों पर गर्व कर सकता है और उन पर घमंड भी कर सकता है? वैसे तो आखिर हर कोई ऐसा करता है। लोग अपनी बीमारियों पर गर्व करते हैं, और शायद मैं किसी से भी ज़्यादा करता हूँ। हम इस पर बहस नहीं करेंगे। मेरी बात बेतुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारी चेतना, असल में हर चेतना की बीमारी एक बीमारी है। मैं इसी पर कायम हूँ। चलिए इससे भी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मुझे यह बताओ, ऐसा क्यों होता है कि ठीक उन्हीं पलों में जब मैं शानदार और सुंदर हर चीज़ की खूबसूरती को महसूस करने के काबिल होता हूँ, जैसे कि वे एक समय कहते थे, ऐसा होता है जैसे किसी प्लान के तहत मेरे साथ न सिर्फ ऐसा महसूस होता है, बल्कि मैं ऐसी बुरी चीज़ें भी करता हूँ, जैसे खैर शॉर्ट में ऐसे काम जो शायद सभी करते हैं, लेकिन जो जैसे जानबूझ
मेरे साथ ठीक उसी समय होते हैं जब मुझे सबसे ज़्यादा पता होता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा अच्छाई और शानदार और सुंदर हर चीज़ के बारे में जानता था, उतना ही ज़्यादा मैं अपने कीचड़गे में धंसता जाता था और उसमें पूरी तरह से डूबने के लिए तैयार रहता था। लेकिन मेन बात यह थी कि यह सब मानो मेरे साथ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा होना ही था। यह यह ऐसा था जैसे यह मेरी सबसे नॉर्मल हालत हो और ज़रा भी बीमारी का या बुराई नहीं थी। इसलिए आखिरकार इस बुराई से लड़ने की मेरी इच्छा सारी ख़त्म हो गई। यह मेरे यह मेरे लगभग यकीन करने, शायद असल में यकीन करने के साथ ख़त्म हुआ ही। यह शायद मेरी नॉर्मल हालत थी। लेकिन शुरू में शुरू में उस लड़ाई में मुझे कितनी तकलीफ हुई। मुझे यकीन नहीं था कि दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, और मैंने ज़िंदगी भर अपने बारे में यह बात एक राज की तरह छिपाई। मुझे शर्म आती थी, शायद अब भी आती है। मैं इस हद तक पहुंच गया था कि किसी गिनोनी पीटर्सबर्ग रात को अपने कोने में घर में लौटने में एक तरह का अजीब घिनौना मज़ा महसूस करता था। इस बात का पूरा एहसास था कि उस दिन मैंने फिर से एक घिनौना काम किया था, जो कि किया था उसे वापस नहीं किया जा सकता। और मन ही मन, अंदर ही अंदर खुद को कुतरता कुतरता खुद को फाड़ता और खाता रहा, जब तक कि आखिर में कड़वाहट एक तरह की शर्मनाक शापित मिठास में नहीं बदल गई। और आखिर में सकारात्मक असली मज़ा, मज़े में। हाँ, मज़ा मज़ा, मैं इस पर जोर देता हूँ। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या दूसरे लोग भी ऐसा मज़ा महसूस करते हैं। मैं समझाऊंगा बस मैं समझाऊंगा मज़ा बस अपनी गिरावट से बहुत ज़्यादा गहरी समझ से था। यह तब होता है जब आपको लगता है कि आप आखिरी रुकावट पर पहुंच गए हैं, कि भयानक है, लेकिन यह और नहीं हो सकता, और आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, कि आप कभी भी एक अलग इंसान नहीं बन सकते, कि अगर आपके पास कुछ अलग बनने के लिए अभी भी समय और विश्वास बचा हो तो आप शायद बदलना नहीं चाहेंगे, या अगर आप बदलना भी चाहें तो आप कुछ करेंगे, क्योंकि शायद असल में आपके पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि इसकी जड़ यह भी थी कि सब सामान्य बुनियादी नियमों के मुताबिक था। बहुत ज़्यादा तेज चेतना और उस जड़ता के साथ जो उन नियमों का सीधा नतीजा थी, और जिसके नतीजे में कोई न सिर्फ बदल नहीं सकता था, बल्कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह तेज चेतना के नतीजे के तौर पर यह नतीजा निकलता है कि बदमाश होने में किसी की कोई गलती नहीं है, जैसा कि यह बदमाश के लिए कोई तसल्ली हो। जब उसे एहसास हो जाए कि वह असल में बदमाश है, लेकिन बहुत हो गया। अरे मैंने बकवास की है, लेकिन मैंने क्या समझाया, इसमें मज़ा कैसे समझाया जाए। लेकिन मैं इसे समझाऊंगा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी कलम उठाई है। उदाहरण के लिए, मुझ में बहुत बहुत ज़्यादा आर्मर प्रोप्रे है। मैं किसी कुबड़े या बोने की तरह ही शक करने वाला और बुरा मानने वाला हूँ। लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी ऐसे पल भी आए हैं जब अगर मुझे थप्पड़ भी पड़ जाता तो शायद मुझे बहुत खुशी होती। मैं सच में कहता हूँ कि शायद मुझे उनमें भी एक अजीब तरह का मज़ा मिल जाता। बेशक निराशा का मज़ा, लेकिन निराशा में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर जब कोई बहुत ज़्यादा उदास हो। अब निराशा में लेकिन निराशा में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। निराशा में जब कोई उदास हो, अपनी स्थिति की निराशा के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना। और जब किसी के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है तो फिर रगड़ कर चूर चूर कर दिए जाने का एहसास उसे पूरी तरह से क्यों परेशान कर देगा। सबसे बुरी बात यह है कि इसे किसी भी तरह से देखें, फिर भी यही पता चलता है कि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा दोषी मैं ही था। और सबसे ज़्यादा बेइज्जती की बात यह है कि अपनी किसी गलती के बिना, बल्कि यूँ कहें कि कुदरत के नियमों के कारण दोषी ठहराया जाना। सबसे पहले दोषी इसलिए क्योंकि मैं अपने आसपास के किसी भी इंसान से ज़्यादा चालाक हूँ। मैंने हमेशा खुद को अपने आसपास के किसी भी इंसान से ज़्यादा चालाक समझा है। और कभी कभी, क्या आप यकीन करेंगे, मुझे इस बात पर बहुत शर्म भी आई। वैसे भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मानो अपनी आंखें फेर ली हैं, और कभी भी लोगों को सीधे मुंह करके नहीं देख पाया। आखिर में दोषी इसलिए क्योंकि अगर मुझ में उदारता होती भी तो मुझे उसकी बेकार समझ से और ज़्यादा दुख ही होता। मैं दरिया दिल
होने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। न तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि मुझ पर हमला करने वाला शायद मुझे कुदरत के नियमों से बाहर कर देता, और कुदरत के नियमों को कोई माफ़ नहीं कर सकता। न ही भूलना, क्योंकि अगर यह कुदरत के नियमों की वजह से भी होता तो भी यह बेइज्जती ही है। आखिर में अगर मैं दरिया दिल होने के अलावा कुछ और भी बनना चाहता तो इसके उलट अपने हमलावरों से बदला लेना चाहता, तो मैं भी बदला नहीं ले पाता। मैं किसी भी चीज़ के लिए खुद को किसी पर नहीं खुद को किसी पर भी थोपता नहीं हूँ। अगर मैं कर भी पाता तो भी मुझे कभी कुछ करने का मन नहीं बनना चाहिए था। मुझे मन क्यों नहीं बनना चाहिए था, इस बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तृतीय, जो लोग बदला लेना और आमतौर पर अपने लिए खड़े होना जानते हैं, उनके साथ यह कैसे किया जाए? क्यों? जब वे बदले की भावना से ग्रसित होते हैं, मान लीजिए, तो उस समय उनके पूरे वजूद में उस भावना के अलावा और कुछ नहीं बचता। ऐसे सज्जन बस एक गुंडे वाले सांड की तरह अपने सींग नीचे करके सीधे अपने मकसद की ओर दौड़ता है, और दीवार के अलावा कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वैसे दीवार की ओर मुंह करके ऐसे सज्जन यानी सीधे लोग और काम करने वाले लोग सच में हैरान होते हैं। उनके लिए दीवार कोई बहाना नहीं है, जैसा कि हम लोगों के लिए जो सोचते हैं, और नतीजन कुछ नहीं करते। यह पीछे हटने का बहाना नहीं है, एक बहाना हमेशा के लिए। हम हमेशा बहुत खुश होते हैं, हालांकि हम खुद भी आमतौर पर इस पर शायद ही विश्वास करते हैं। नहीं, वे पूरी ईमानदारी से हैरान होते हैं। दीवार उनके लिए कुछ शांत करने वाली, नैतिक रूप से सुकून देने वाली, आखिर शायद कुछ रहस्यमयी भी है। लेकिन दीवार के बारे में बाद में। खैर, ऐसे सीधे इंसान को मैं असली नॉर्मल इंसान मानता हूँ, जैसे उसकी कोमल माँ कुदरत उसे देखना चाहती है थी जब उसने मेहरबानी करके उसे धरती पर बनाया था। ऐसा आदमी मुझे ऐसे आदमी से इतनी जलन होती है कि मेरा चेहरा हरा हो जाता है। वह बेवकूफ़ है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन शायद नॉर्मल आदमी बेवकूफ़ हो। आपको कैसा पता? शायद यह सच में सुंदर है, और मुझे इस शक पर और भी यकीन है, अगर इसे ऐसा कहा जा सकता, इस बात से कि अगर आप उदाहरण के लिए नॉर्मल आदमी के उल्टे रूप को लें, यानी चेतना वाला आदमी, जो बेशक खुद को खुद की गोद से नहीं बल्कि एक जवाब से आया। यह लगभग रहस्यवाद है सज्जनों, लेकिन मुझे इस पर भी शक है। यह जवाब से बना आदमी कभी कभी अपने उल्टे रूप की मौजूदगी में इतना हैरान होता है कि अपनी पूरी बढ़ी हुई चेतना के साथ वह सच में खुद को एक चूहा समझता है, इंसान नहीं। यह एक तेज चेतना वाला चूहा हो सकता है, फिर भी यह एक चूहा है, जबकि दूसरा एक इंसान है, और इसलिए वगैरह वगैरह। और सबसे बुरी बात यह है कि वह खुद को एक चूहे की तरह देखता है। कोई उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहता, और यह एक जरूरी बात है। अब आइए इस चूहे को काम करते हुए देखें। मान लीजिए जैसे कि उसे भी बेइज्जती महसूस होती है, और उसे लगभग हमेशा बेइज्जती महसूस होती है, और वह भी अपना नाम बदला लेना चाहता है। हो सकता है उसमें लहोमुंदे से भी ज़्यादा नफरत जमा हो अपने हमलावर पर। उस नफरत को निकालने के लिए घटिया और बुरी इच्छा शायद औरों से भी ज़्यादा बुरी है और उसमें चुभती है। लेकिन अपनी पैदाइश की आदत के जरिए बेवकूफ़ी में चूहा अपने बदले को सीधा साधा इंसाफ समझता है, जबकि अपनी तेज समझ की वजह से चूहा करके इंसाफ पर यकीन नहीं करता। आखिर में खुद बदले के काम पर आते हैं। एक बुनियादी बुराई के अलावा बदकिस्मत चूहा अपने आसपास शक और सवालों के रूप में इतनी सारी दूसरी बुराइयां पैदा करने में कामयाब हो जाता है। एक सवाल में इतने सारे अनसुलझे सवाल जोड़ देता है कि उसके आसपास एक तरह का खतरनाक मिश्रण, एक बदबूदार गंदगी बन जाती है, जो उसके शक, भावनाओं और सीधे काम करने वाले लोगों द्वारा उस पर उगली गई नफरत से बनी होती है, जो जज और अर्बिट्रेटर के तौर पर उसके आसपास गंभीरता से खड़े होकर उस पर तब तक हंसते हैं जब तक कि उनके पेट में दर्द न होने लगे। बेशक उसके पास बस यही बचा है कि वह अपने पंजे की एक लहर से उन सबको खारिज कर दे, और एक नकली नफरत भरी मुस्कान के साथ, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं है, बदनामी से अपने चूहे के बिल में घुस जाएं। वहां अपने गंदे बदबूदार जमीन के नीचे के घर में हमारा बेइज्जत, कुचला हुआ और मजाक उड़ाया हुआ चूहा तुरंत ठंडे, बुरे और सबसे बढ़कर हमेशा रहने वाले गुस्से में डूब जाता है। 40 साल तक वह अपनी चोट को छोटी
सबसे शर्मनाक बातों तक याद करेगा और हर बार खुद से और भी शर्मनाक बातें जोड़ेगा। अपनी ही कल्पना से खुद को चिढ़ाते हुए और तकलीफ देते हुए वह खुद अपनी कल्पनाओं पर शर्मिंदा होगा, लेकिन फिर भी वह सब कुछ रखेगा, हर डिटेल पर बार बार बात करेगा, अपने खिलाफ अनसुनी बातें बनाएगा, यह दिखावा करेगा कि वे चीज़ें हो सकती हैं जो, और कुछ भी माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि वह खुद भी बदला लेना शुरू कर दे, लेकिन जैसे कि टुकड़े में छोटे छोटे तरीकों से चूल्हे के पीछे से, बिना छुपकर, न तो अपने बदला लेने के अधिकार पर और न ही अपने बदले की सफलता पर, यह जानते हुए कि बदला लेने की अपनी सभी कोशिशों से उससे 100 गुना ज़्यादा नुकसान होगा जिससे वह बदला लेगा, जबकि वह, मैं कह सकता हूँ, खुद को खरोच भी नहीं पाएगा अपनी मौत के बिस्तर पर, जब वह यह सब फिर से याद करेगा इतने सालों की दिलचस्पी के साथ। और लेकिन यह बस उस ठंडी घिनौनी, आधी निराशा आधे विश्वास में उस जानबूझकर 40 साल तक दुख में खुद को जिंदा पाताल में दफनाने में अपनी स्थिति की उस अच्छी तरह पहचानी हुई, और फिर भी थोड़ी शक वाली निराशा में, उस अधूरी इच्छाओं के नरक में जो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, उस उतार चढ़ाव में, बुखार में, हमेशा के लिए तय किए गए संकल्पों में, और एक मिनट बाद फिर पछताने में, उस अजीब आनंद का स्वाद है जिसके बारे में मैंने बात की है। यह इतना बारीक है, एनालिसिस करना इतना मुश्किल है कि जो लोग थोड़े सीमित होते हैं या बस मजबूत नसों वाले लोग भी इसका एक कण भी नहीं समझ पाएंगे। शायद आप मुस्कुराते हुए अपनी बात कहेंगे, लोग नहीं समझेंगे, या तो वो जिन्हें कभी थप्पड़ नहीं पड़ा, और इस तरह आप प्यार से मुझे इशारा करेंगे कि शायद मुझे भी अपनी ज़िंदगी में थप्पड़ का अनुभव हुआ है, और इसलिए मैं एक जानकार के तौर पर बोल रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन शांत रहिए सज्जनों, मुझे कभी थप्पड़ नहीं पड़ा। हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। शायद मुझे खुद भी अफसोस है कि मैंने ज़िंदगी में कितने कम थप्पड़ मारे हैं, लेकिन बहुत हो गया। उस विषय पर एक और भी शब्द नहीं जो आपको इतनी जल्दी दिलचस्पी का है। मैं उन लोगों के बारे में शांति से बात करता रहूँगा जिनसे नसें मजबूत होती हैं और जो एक खास तरह की समझ नहीं रखते मज़ा। हालांकि कुछ हालत में ये लोग बैल की तरह जोर से चिल्लाते हैं, हालांकि मान लीजिए इससे उन्हें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। फिर भी जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, नामुमकिन का सामना करने पर वे तुरंत शांत हो जाते हैं। नामुमकिन का मतलब है पत्थर की दीवार। कौन सी पत्थर की दीवार? क्यों? जाहिर है, कुदरत के नियम, नेचुरल साइंस के नतीजे, मैथमेटिक्स। जैसे ही वे आपको साबित कर दें जैसे कि वे आप एक बंदर के वंशज हैं, तो गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसे सच मान लें। जब वे आपको साबित कर दें कि असल में आपकी अपनी चर्बी की एक बूंद आपको अपने लाखों साथी जीवों से ज़्यादा प्यारी होगी, और यह नतीजा ही ज़िंदगी का आखिरी हल है। सभी तथाकथित गुण और कर्तव्य और ऐसी सभी गलतफहमी और कल्पनाएं, तो आपको बस इसे मान लेना होगा। इसमें कोई मदद नहीं है, क्योंकि 2 गणित का नियम है। बस इसे गलत साबित करने की कोशिश करें। मेरी बात मानो। वे तुम पर चिल्लाएंगे, विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह 2 बार 4 वाला मामला है। 2 बार 2 4 वाला मामला है। कुदरत तुम्हें इजाज़त नहीं मांगती। उसे तुम्हारी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है, और चाहे तुम्हें उसके नियम पसंद हो या नापसंद, तुम्हें उसे वैसा ही मानना होगा जैसी वह है। और इसके लिए सभी नतीजों को भी, एक दीवार, तुम देखो, एक दीवार ही होती है, और इसी तरह है दयालु स्वर्ग। लेकिन मुझे कानूनों की परवाह है, प्रकृति और अंकगणित। जब किसी कारण से मुझे नापसंद है उन कानूनों को, इस तथ्य का कि ये 2 बार 2 4 होते हैं। बेशक अगर मुझ में सच में उसे गिराने की ताकत नहीं है, तो मैं अपना सिर मारकर दीवार को नहीं तोड़ सकता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उससे समझौता नहीं करने वाला क्योंकि वह एक पत्थर की दीवार है और मुझ में ताकत नहीं है। जैसा कि ऐसी पत्थर की दीवार सच में एक दिलासा हो और सच में उसमें सुलह की कोई बात हो, इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि यह उतना ही सच है जितना 2 बार में 4 होते हैं। ओहो, कितनी बेतुकी बात है यह सब समझना और यह सब पहचानना। सभी नामुमकिन चीज़ों
और पत्थर की दीवार को पहचानना कितना बेहतर है। उन नामुमकिन चीज़ों में से किसी एक से समझौता न करना। और पत्थर की दीवारें अगर आपको इससे समझौता करने में घिन आती है, सबसे ज़रूरी लॉजिकल तरीक़ों से इससे हमेशा रहने वाली बात पर, सबसे घिनौने नतीजों पर पहुंचने के लिए पत्थर की दीवार के लिए भी किसी न किसी तरह आप खुद ही दोषी हैं। हालांकि यह भी साफ है कि आप जरा भी दोषी नहीं हैं, और इसलिए चुपचाप बेबसी में अपने दांत पीसते हुए ऐशो आराम में डूबते जा रहे हैं, इस बात पर सोचते हुए कि आपके आपके लिए भी कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बदला ले सकें, कि आपके पास नफरत करने के लिए कोई चीज़ नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, कि यह हाथ की सफाई है, थोड़ी सी जुगाड़ है, ताश के पत्तों की चाल है, कि यह बस एक गड़बड़ है, पता नहीं क्या और कौन। लेकिन इन सभी अनिश्चितताओं और जुगाड़ के बावजूद आपके अंदर अभी भी एक दर्द है, और जितना ज़्यादा आप नहीं जानते दर्द उतना ज़्यादा ही होता है। चतुर्थ, 4। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें इसमें मजा आएगा, आप हंसते हुए कहते हैं। अगला दांत दर्द होगा। खैर, दांत दर्द में भी मजा है, मैं जवाब देता हूँ। मुझे पूरे 1 महीने तक दांत में दर्द रहा, और मुझे पता है कि ऐसा है। उस मामले में जाहिर है लोग चुपचाप बुरा नहीं मानते बल्कि कराते हैं, लेकिन वे सच्ची करा नहीं होती, वे बुरी करा होती हैं, और बुरा करना ही असली बात है। पीड़ित का मजा उन कराहों में दिखता है। अगर उसे उन्हें मजा नहीं आता तो वह कराता है। एक अच्छा उदाहरण है एक अच्छा उदाहरण है और मैं एक अच्छा उदाहरण है सज्जनों, और मैं इसे डेवलप करूंगा। वे कराहें सबसे पहले आपको दर्द के बेमतलब होना सिखाती हैं, जो आपकी चेतना के लिए बहुत बेइज्जती वाली है। प्रकृति पूरा कानूनी सिस्टम जिस पर आप बेशक नफरत से थूकते हैं, लेकिन जिससे आप तब भी परेशान होते हैं जब वह नहीं होती। वे इस चेतना को दिखाती है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है जिसे सजा दी जा सके, लेकिन आपको दर्द है। यह चेतना भी सभी मुमकिन वेगेनहाइम के बावजूद आप अपने दांतों के पूरी तरह गुलाम हैं, कि अगर कोई चाहे तो आपके दांतों में दर्द होना बंद हो जाए, और अगर वह नहीं चाहे तो वे अगले 3 महीने तक दर्द करते रहेंगे। और आखिर में, अगर आप भी जिंदा हैं और विरोध करते हैं, तो वह सब तुम्हें बस अपनी खुशी के लिए खुद को पीटना या अपनी दीवार पर मुक्का मारना और कुछ नहीं। खैर, यह जानलेवा बेइज्जती, किसी अनजान की तरफ से ये मजाक आखिर में एक ऐसे मजे में बदल जाते हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा कामुकता तक पहुंच जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ सज्जनों, कभी कभी 19वीं सदी से के किसी पढ़े लिखे आदमी की करा सुनो, जिससे दांत में दर्द हो। अटैक के दूसरे या तीसरे दिन वह कराना शुरू कर रहा हो, वैसे नहीं जैसे वह पहले दिन करा रहा था। यानी सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके दांत में दर्द है, किसी भी मोटे इंसान की तरह नहीं, बल्कि तरक्की और यूरोपियन सभ्यता से प्रभावित आदमी की तरह। एक ऐसा आदमी जो मिट्टी और देश की चीज़ों से कटा हुआ है, जैसे कि आजकल कहते हैं। उसकी कराहें गंदी, घिनौनी और ख़तरनाक हो जाती हैं, और पूरे दिन और रात चलती रहती हैं। और बेशक वह खुद जानता है कि वह अपनी कराहों से अपना कोई भला नहीं कर रहा। वह किसी से भी बेहतर जानता है कि वह सिर्फ खुद को और दूसरों को बिना वजह परेशान कर रहा है। वह जानता है कि जिन लोगों के सामने वह यह कोशिश कर रहा है और उसका पूरा परिवार भी उससे नफरत से सुनते हैं, उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं करते, और मन ही मन समझते हैं कि वह अलग तरह से ज़्यादा आसानी से बिना किसी तामझाम और दिखावे के शिकायत कर सकता है, और वह सिर्फ इस तरह अपना मनोरंजन कर रहा है, बुरे मूड में बुराई से। खैर, इन सभी पहचानों और बेइज्जती में एक कामुक खुशी छुपी है। जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिलों को चीर रहा हूँ, मैं घर में सबको जगाए रख रहा हूँ। अच्छा, तो जागते रहो, तुम्हें भी हर मिनट महसूस हो रहा है कि मेरे दांत में दर्द है। मैं अब तुम्हारे लिए हीरो नहीं हूँ, जैसा कि मैंने पहले देखने की कोशिश की थी, बल्कि बस एक बुरा इंसान, एक धोखेबाज हूँ। अच्छा, तो ऐसा ही हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी असलियत समझ गए हो। मेरी घटिया करा सुनना तुम्हारे लिए बुरा है। अच्छा, बुरा ही रहने दो। लो, मैं तुम्हें 1 मिनट में और भी बुरा करने दूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो अभी भी। जेंटलमैन नहीं नहीं, अभी भी जेंटलमैन नहीं।
ऐसा लगता है कि इस खुशी की सभी बारीकियों को समझने के लिए हमारे डेवलपमेंट और हमारी चेतना को और आगे जाना होगा। आप हंसे, खुश हुए। जेंटलमैन, मेरे मजाक बेशक खराब टेस्ट के झटकेदार, उलझे हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वाले होते हैं, लेकिन बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद की इज्जत नहीं करता। क्या कोई समझदार अपने आदमी खुद की इज्जत कर सकता है? कर सकता है। तो क्या कोई आदमी जो अपनी हीनता को महसूस करने में मजा लेने की कोशिश कोशिश करता है, उसमें खुद के लिए जरा भी इज्जत हो सकती है? मैं यह बात जो आदमी मैं यह बात किसी भावुक पछतावे की वजह से नहीं कह रहा हूँ, और सच कहूँ तो मैं कभी यह नहीं कह पाता, मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि मैं यह कहने के काबिल नहीं हूँ, बल्कि शायद इसलिए कि मैं ऐसा करने की मैं बहुत ज़्यादा काबिल रहा हूँ, और किसी तरह से जैसे कि जानबूझकर मैं उन मामलों में मुसीबत में पड़ जाता जाता था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं होती थी। यह सबसे बुरी बात थी। उसी समय मैं सच में दुखी और पछताता था। मैं आंसू बहाता था और जाहिर है खुद को धोखा देता था, हालांकि मैं जरा भी एक्टिंग नहीं कर रहा था। और उस समय मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। इसके लिए कोई कुदरत के नियमों को भी दोष नहीं दे सकता। हालांकि कुदरत के नियमों ने मुझे ज़िंदगी भर सबसे ज़्यादा परेशान किया है। यह यह सब याद करना घिनौना है, लेकिन तब भी यह घिनौना था। बेशक 1-2 मिनट बाद मुझे गुस्से से एहसास हुआ कि यह सब झूठ था, एक घिनौना झूठ, एक बनावटी झूठ, यानी यह सब पछतावा, यह भावना सुधार की ये कस्में। आप पूछेंगे कि मैंने ऐसी हरकतों से खुद को क्यों परेशान किया? जवाब, क्योंकि हाथ बांध कर बैठना बहुत बोरिंग लगता है, और इसीलिए कोई शरारतें करने लगता है। असल में यह यही है सज्जनों, खुद को और ध्यान से देखो, तब तुम समझ जाओगे कि ऐसा ही है। मैंने अपने लिए एडवेंचर बनाए और और एक ज़िंदगी बनाई, ताकि कम से कम किसी तरह जी सकूं ताकि कम से कम किसी तरह जी सकूं। मेरे मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है? खैर, उदाहरण के लिए, बिना किसी वजह के जानबूझकर बुरा मानना, और इंसान खुद को जानता है, जाहिर है कि उसे बिना किसी बात पर बुरा नहीं लगता कि वह दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी वह आखिर में खुद को सच में बुरा लगने की हालत में ले आता है। पूरी ज़िंदगी मुझ में ऐसी शरारत करने की एक इच्छा रही है, ताकि आखिर में मैं इसे एक खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एक और बार, असल में 2 बार, मैंने प्यार करने की बहुत कोशिश की। सज्जनों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे दुख भी हुआ। मेरे दिल की गहराई में दुख पर कोई भरोसा नहीं था, बस हल्की सी लहर लहर थी। लेकिन फिर भी मैंने दुख उठाया, और असली पुराने तरीके से मुझे जलन हो रही थी। मैं खुद से बाहर था, और यह सब इनुई की वजह से था। जेंटलमैन, जब इनुई की वजह से इनर्शिया ने मुझ पर काबू पा लिया था। आप जानते हैं कि चेतना का सीधा सही नतीजा इनर्शिया है, यानी होश में हाथ बांध कर बैठना। इसका जिक्र पहले ही किया है, मैं दोहराता हूँ। मैं जोर देकर कहता हूँ, सभी सीधे लोग और काम करने वाले लोग सिर्फ इसलिए एक्टिव होते हैं क्योंकि वे बेवकूफ़ और लिमिटेड होते हैं। इसे कैसे समझाएं? मैं आपको बताता हूँ। अपनी लिमिटेशन की वजह से वे तुरंत और प्राइमरी कारणों के कारण सेकेंडरी कारण, और इस तरह से वे खुद को दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा जल्दी और आसानी से यकीन दिलाते हैं कि उन्हें अपने काम के लिए एक पक्का आधार मिल गया है और उनका मन शांत है। और आप जानते हैं कि यही सबसे ज़रूरी बात है। काम शुरू करने के लिए आप जानते हैं, सबसे पहले आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए, और उसमें शक का कोई निशान नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं आपके मन को कैसे शांत करूं? वे प्राइमरी कारण कहाँ हैं और जिन पर मुझे काम करना है? मेरी नींव कहाँ है? मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? मैं खुद को में लगाता हूँ, और नतीजन मेरे साथ है। हर प्राइमरी कारण तुरंत अपने पीछे एक और ज़्यादा प्राइमरी कारण खींचता है, और ऐसा अनंत तक होता रहता है। हर यह हर तरह की चेतना और सोच का सार है। यह फिर से प्रकृति के नियमों का मामला होना चाहिए। आखिर में इसका नतीजा क्या होता है? क्यों, बस वही। याद है, मैंने अभी बदले की बात की थी। मुझे यकीन है कि आपने इसे नहीं समझा होगा। मैंने कहा था कि एक आदमी खुद से बदला लेता है क्योंकि उससे इसमें इंसाफ दिखता है, इसलिए उसे एक मुख्य वजह मिल गई, यानी इंसाफ। और इसलिए वह हर तरफ से शांत है, और इसलिए वह शांति से और कामयाबी से अपना बदला लेता है, यह मानकर कि वह एक सही और ईमानदार काम कर रहा है। लेकिन मुझे
इसमें कोई इंसाफ नहीं दिखता। मुझे इसमें कोई अच्छाई भी नहीं दिखती और इसलिए अगर मैं खुद से बदला लेने की कोशिश करता हूँ तो यह सिर्फ नफ़रत की वजह से होता है। नफ़रत बेशक हो सकता है कि यह सब कुछ मेरे सारे शक दूर कर दे और इसलिए यह मुख्य कारण है कि जगह काफ़ी सफलतापूर्ण पूर्वक काम कर सकता है। ठीक इसलिए क्योंकि यह कोई कारण नहीं है। लेकिन क्या किया जाए? अगर मुझे नफ़रत भी न हो, मैंने अभी इसे शुरू ही किया था। आप जानते हैं, चेतना के उन शापित नियमों के कारण मेरे अंदर का गुस्सा केमिकल रूप से ख़त्म हो जाता है। आप इसे देखते हैं, चीज़ हवा में उड़ जाती है, आपके कारण गायब हो जाते हैं। अपराधी नहीं मिलता, गलत नहीं है, बल्कि एक दिखावा बन जाता है, कुछ दांत दर्द जैसा, जिसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और नतीजन फिर से वही रास्ता बचता है, यानी दीवार पर जितना हो सके उतना ज़ोर से मारना। तो आप इसे हाथ हिलाकर छोड़ देते हैं और क्योंकि आपको कोई मुख्य कारण नहीं मिला है और खुद को अपनी भावनाओं में बहने दें, बिना सोचे समझे, बिना किसी मुख्य कारण के, कम से कम कुछ समय के लिए चेतना को दूर भगाते हुए नफरत या प्यार बस हाथ पर हाथ धरे न बैठे। परसों ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से नफरत करने लगेंगे क्योंकि आपने जानबूझकर खुद को धोखा दिया है। नतीजा एक साबुन का बुलबुला और जड़ता। ओहो सज्जनों, क्या आप जानते हैं, शायद मैं खुद को एक बुद्धिमान आदमी मानता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी न तो शुरू शुरू कर पाया हूँ और न ही ख़त्म कर पाया हूँ। माना कि मैं एक बकवास करने वाला हूँ, एक हानि रहित परेशान करने वाला बकवास करने वाला, हम हम सब की तरह। लेकिन अगर हर समझदार आदमी का सीधा और एकमात्र काम बकवास करना ही हो, यानी जानबूझकर छलनी से पानी डालना हो, तो फिर क्या किया जाए? छठी छी से ओहो, काश मैंने आलस के कारण कुछ नहीं किया होता। हे भगवान, तब मुझे खुद की कितनी इज्जत करनी चाहिए थी। मुझे खुद की इज्जत करनी चाहिए थी क्योंकि मैं कम से कम आलसी तो हो ही सकता था। मुझ में कम से कम एक क्वालिटी तो होती जो पॉजिटिव होती, जिस पर मैं खुद पर भरोसा कर पाता। सवाल वह क्या है? जवाब एक आलसी। अपने बारे में यह सुनना कितना अच्छा लगता है। इसका मतलब होता है मैं पॉजिटिव हूँ। इसका मतलब होता है मेरे बारे में कहने के लिए ये था आलसी, क्योंकि यह एक बुलावा और पेशा है, यह एक कैरियर है। मजाक मत करो, ऐसा ही है। तब मैं हक से सबसे अच्छे क्लब का मेंबर बन जाता और मुझे लगातार खुद की इज्जत करने में अपना काम मिल जाता। मैं एक सज्जन को भी जानता था जो जिंदगी भर लाफीटे का जानकार होने पर गर्व करता था। उन्होंने इसे अपना अच्छा गुण माना था और कभी खुद पर शक नहीं किया था। वे सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि जीत की भावना के साथ मरे और वे बिल्कुल सही भी थे। तो मुझे अपने लिए करियर चुनना चाहिए था। मुझे एक आलसी और पेटू बनना चाहिए था, सीधा साधा नहीं बल्कि उदाहरण के लिए हर शानदार और खूबसूरत चीज़ के लिए हमदर्दी रखने वाला। आपको यह कैसा लगा? मेरे पास बहुत समय से इसके दर्शन 40 की उम्र में भी वह शानदार और सुंदर मेरे मन पर भारी पड़ता है। लेकिन यह 40 की उम्र की बात है, तब बात अलग होती है। मुझे अपने लिए कोई काम ढूंढ लेना चाहिए था जो इसके हिसाब से हो। सही कहूँ तो हर शानदार और की सुंदर चीज़ की सेहत के लिए पीना चाहिए था। मुझे हर मौके पर अपने गिलास में एक आंसू गिराना चाहिए था और फिर उसे सभी शानदार और सुंदर चीज़ों में बहा देना चाहिए था। तब मुझे मुड़ना चाहिए था। हर चीज़ को बेहतरीन और खूबसूरत में बदलना, सबसे गंदे और बिना किसी शक के कचरे में भी मुझे बेहतरीन और खूबसूरत को डलना चाहिए था। मुझे ऐसे आंसू बहाने चाहिए थे जैसे एक गीला स्पंज। उदाहरण के लिए कलाकार गे के लिए लायक तस्वीर बनाता है, मैं तुरंत उस कलाकार की सेहत के लिए पीता हूँ जिसने गे के लायक तस्वीर बनाई है, क्योंकि वह सब पसंद है जो शानदार और सुंदर है। एक लेखक ने एएस लिखा है, आप करेंगे, मैं तुरंत किसी की भी सेहत के लिए पीता हूँ क्योंकि मुझे वह सब पसंद है जो शानदार और सुंदर है। ऐसा करने के लिए मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। जो कोई भी मुझे इज्जत नहीं देगा मुझे उससे सता देना चाहिए।
मुझे आराम से जीना चाहिए, मुझे इज्जत से मरना चाहिए क्योंकि यह बहुत प्यारा है, बिल्कुल प्यारा। और मेरा पेट कितना गोल हो जाना चाहिए, मेरी ठुड्डी कितनी तिहरी हो जानी चाहिए, मेरी नाक कितनी लंबी, कितनी रूबी रंग की होनी चाहिए, ताकि हर हर तरह कोई मुझे देख कर कहे यह रहा एक एक एसेट, यहाँ कुछ असली और ठोस है। और आप जो चाहें कहें। इस नेगेटिव ज़माने में अपने बारे में ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। 7। 7। लेकिन ये सब सुनहरे सपने हैं। अरे मुझे बताओ, यह सबसे पहले किसने बताया था? यह यह सबसे पहले किसने कहा था कि इंसान सिर्फ इसलिए बुरे काम करता है क्योंकि उसे अपना फ़ायदा नहीं पता? और अगर उसे जान हो जाए, अगर उसकी आंखें उसके असली उसके असली आम फ़ायदों के लिए खुल जाएं, तो इंसान तुरंत बुरे काम करना बंद कर देगा, तुरंत अच्छा और नेक बन जाएगा। क्योंकि जान होने के और अपने असली फ़ायदे के समझने में के बाद वह वह अच्छाई में अपना फ़ायदा देखेगा और किसी चीज़ में नहीं। और हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान जानबूझकर अपने फ़ायदों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। इसलिए कि कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वह अच्छा करना शुरू कर देगा। ओहो ओहो वह पवित्र मासूम बच्चा। सबसे पहले जब इन हजारों सालों में ऐसा कोई समय आया है जब इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए काम किया है, तो लाखों लोगों का क्या किया जाए जाए तथ्य हैं जो इस बात के गवाह हैं कि इंसान जानबूझकर यानी अपने असली फ़ायदे को पूरी तरह समझते हुए उन्हें पीछे छोड़कर खतरे का सामना करने के लिए दूसरे रास्ते पर तेज़ी से भागा है। उसे इस रास्ते पर किसी ने और किसी चीज़ की ने मजबूर नहीं किया, बल्कि मानो उसे बस पुराना रास्ता पसंद नहीं था और उसने जिद करके जानबूझकर उन्होंने एक और मुश्किल बेतुका रास्ता निकाला है, उसे लगभग अंधेरे में ढूंढते हुए। तो मुझे लगता है कि यह जिद और बदतमीजी उन्हें किसी भी फायदे से ज़्यादा अच्छी लगी। फ़ायदा क्या है? और क्या आप खुद यह तय करेंगे कि इंसान का फ़ायदा क्या है? और क्या होगा अगर ऐसा भी हो कि कभी कभी किसी इंसान का फ़ायदा न सिर्फ हो सकता है बल्कि होना भी चाहिए कि वह कुछ मामलों में ऐसी चीज़ें चाहे जो उसके लिए नुकसानदायक हों और फ़ायदेमंद न हों। और अगर ऐसा कोई मामला हो सकता है तो पूरा सिद्धांत धूल में मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? ऐसे मामले होते हैं? आप हंसते हैं, हंसते रहिए सज्जनों, लेकिन बस मुझे जवाब दीजिए, क्या इंसान के फ़ायदों को पूरी तरह से पक्का माना गया है? क्या कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें न सिर्फ शामिल नहीं किया गया बल्कि किसी भी क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया जा सकता? देखिए, आप सज्जनों ने मेरी जानकारी के हिसाब से इंसानी फ़ायदों पर का अपना पूरा रजिस्टर स्टेटिस्टिकल आंकड़े और पॉलिटिको इकोनॉमिक फार्मूलों में एवरेज से लिया है। आपके फ़ायदे हैं खुशहाली, पैसा, आज़ादी, शांति वगैरह वगैरह। जो आदमी मिसाल के तौर पर खुले तौर पर और जानबूझकर उस पूरी लिस्ट के खिलाफ जाएगा, वह आपकी और असल में मेरी सोच में भी बेशक एक अंधविश्वासी पागल या पक्का पागल होगा ना। लेकिन आप जानते हैं, यही बात हैरान करने वाली है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा होता है कि ये सारे स्टेटिस्टिशियन, संत और इंसानियत से प्यार करने वाले जब इंसानी फ़ायदों की गिनती करते हैं तो उनमें से कोई एक जरूर छूट जाता है। वे उसे उस रूप में भी नहीं लेते जिस रूप में लेना चाहिए और पूरा हिसाब उसी पर निर्भर करता है। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी जिन्होंने बस इस फ़ायदे को लेना होगा, जो इससे लिस्ट में जोड़ना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यह अजीब फ़ायदा किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आता और किसी लिस्ट में नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरा एक दोस्त है। अच्छा सज्जनों, लेकिन बेशक वह आपका दोस्त भी है और सच में ऐसा कोई भी नहीं जिसका वह दोस्त न हो। जब वह किसी काम की तैयारी करता है तो यह सज्जन तुरंत आपको सुंदर और साफ साफ समझाते हैं कि उन्होंने तर्क और सच्चाई के नियम के अनुसार कैसे काम करना चाहिए। तो और तो और वह आपसे इंसान के असली सामान्य फ़ायदों के बारे में उत्साह और जोश के साथ बात करेंगे। विडंबना के साथ वह उन अदूरदर्शी मूर्खों को डांटेंगे जो न तो अपना फ़ायदा समझते हैं, न ही अच्छाई का महत्व। और 15 मिनट के अंदर बिना किसी अचानक बाहरी उकसावे के, बल्कि बस अपने अंदर की किसी चीज़ के जरिए को उसके सभी हितों से ज़्यादा मजबूत
मजबूत है, वह बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ेगा। यानी वह अपने बारे में जो कुछ भी कह रहा है था, उसके ठीक उलट काम करेगा। तर्क और नियमों के उलट अपने फ़ायदे अपने फ़ायदे के लिए विरोध असल में हर चीज़ के विरोध में। मैं आपको चेतावनी देता हूँ मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि मेरा दोस्त कंपाउंड पर्सनैलिटी का वाला है, और इसलिए उसे एक इंसान के तौर पर दोष देना मुश्किल है। सच तो यह है कि जेंटलमैन, ऐसा लगता है कि सच में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो लगभग हर आदमी को उसके सबसे बड़े फ़ायदे से भी ज़्यादा प्यारा होगा, या बिना सोचे समझे एक आदमी फ़ायदेमंद फ़ायदा जिसके बारे में हमने अभी बात की है, जो बाकी सभी फ़ायदों से ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, जिसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आदमी सभी नियमों के खिलाफ काम करने को तैयार, यानी तर्क, सम्मान, शांति, खुशहाली के खिलाफ। असल में उन सभी बेहतरीन और कामों की चीज़ों के खिलाफ। अगर वह उस बुनियादी सबसे फ़ायदेमंद फ़ायदे को पा सके तो वह सबसे ज़्यादा प्यारा है।